नमस्कार दोस्तों, इन्फो वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 8th। इस सीरीज़ में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम मॉक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब स्लाइड आ गई टिप की, तो बात है आज की टिप की। आज की टिप क्या है? तो आज की टिप हम आपसे शेयर करेंगे वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप उस टिप का यूज़ कर पाएँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया हुआ है कि यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये कथन गलत है। यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। ये प्रदान किया जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, स्कूली अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। ठीक, सेकंड कथन है, यह पुरस्कार ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो ये भी कथन गलत हो जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य ऐसे अध्यापकों को सम्मानित करना है जिन्होंने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया हो। तो दोनों ही कथन गलत हैं इसके, तो इसका उत्तर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है, ये पूछा गया है। तो पहला कथन है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों सहित प्रत्येक कर्मचारी के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की है। तो ये कथन गलत है। इसमें सशस्त्र बलों के लिए ये प्रणाली की शुरुआत नहीं की गई है, तो ये कथन हो गया गलत। दूसरा कथन है, इसे पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जा रहा है। तो ये कथन, दूसरा कथन सही है। ठीक है, जो इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी 2004 में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया केवल 2। अगला क्वेश्चन है, केसर की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, इसके लिए गर्मियों में 35 या 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन है, इसके लिए प्रतिवर्ष 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये कथन भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं। भारत में केसर की खेती के लिए जून और जुलाई के महीने के दौरान इसकी खेती की जाती है और कुछ जगहों पर इसकी खेती अगस्त और सितंबर में भी की जाती है। ठीक है, अगर हम और बात करें इसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसे जलवायु होनी चाहिए, तो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई केसर की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है, अनुकूल होती है। मृदा इसके लिए अलग अलग प्रकार की मृदा में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन 6 और 8 pH मान वाली मृदा इसके लिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इस जो 6 और 8 pH वाली मृदा होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये इस केसर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। जलवायु की बात करें तो केसर की खेती के लिए एक उपयुक्त गर्मी और सर्दियों वाली जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें
गर्मियों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो और सर्दियों में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता हो, तो इसके लिए ऐसी जलवायु उपयुक्त होती है, अच्छी होती है इस खेती के लिए। वर्षा की बात करें तो अभी जैसे क्वेश्चन में जो दूसरा कथन दिया हुआ था कि इसके लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी प्रतिवर्ष 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 112। ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है 112। इस बजट में कुछ बिंदुओं को शामिल किया गया है। ये कौन कौन सी हैं अनुच्छेद 112 के अंदर? कि पहला है कि राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान। दूसरा है राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय अनुमान, पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण। ठीक है, अगला है आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं परियोजनाओं की शुरुआत। इन बिंदुओं को बजट में शामिल किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संत रामानुजाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, संत रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक तथा समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन है, वे भक्ति आंदोलन के त्यागराज और कबीर से प्रेरित हुए। तो ये कथन गलत है। वो भक्ति आंदोलन के त्यागराज नहीं थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों के जो उनके उपदेश थे उनको अनेक भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। ठीक है, तीसरा कथन है, वे वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद की उपशाखा के प्रमुख प्रस्तावक हैं। तो ये कथन भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाता है केवल 1 और 3। ठीक है, सेकंड वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। 2 फरवरी 1971 को ही आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन के हस्ताक्षर किए गए थे। और ये रामसर कन्वेंशन क्यों पड़ा? क्योंकि रामसर एक शहर है ईरान में, यहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा। ठीक है, जो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ठीक है, रामसर सूची के अनुसार सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको है। 2022 की जो थीम क्या है रामसर कन्वेंशन की? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। थीम इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया जाना संबंधित प्राधिकरण के लिए उस स्थल की सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है। तो ये सही है कि सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है। दूसरा कथन है, गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और यूपी में बखिरा वन जीव अभयारण्य को रामसर स्थलों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये कथन भी सही है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। अगर आपको पूरी रामसर की लिस्ट चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन से अभयारण्य को चिन्हित सूचीबद्ध किया गया है रामसर स्थल में, तो उस पर पूरी एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौते ने किन दो देशों के बीच संबंधों की नींव के रूप में कार्य किया? तो ये कार्य किया है भारत और चीन दोनों ने मिलके। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। पंचशील समझौते में 5 सिद्धांत क्या क्या हैं? पहला है, सभी देशों द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। तीसरा है, दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। चौथा है, परस्पर सहयोग व लाभ को बढ़ावा देना। और पांचवा है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। अगला क्वेश्चन है, ढोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ढोल को एशियाई जंगली कुत्ता के रूप में भी जाना जाता है तथा ये IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय सूची में शामिल है। तो ये कथन सही है, ये IUCN में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में शामिल है, लुप्तप्राय की कैटेगरी में शामिल है। दूसरा कथन है, ढोल केवल भारत और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। तो ये कथन गलत है, ये सिर्फ भारत और बांग्लादेश में नहीं पाए जाते हैं, ये पूरे दक्षिण रूस, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है। ढोल एक जंगली मांसाहारी जानवर है जो कैनिडे परिवार और स्तनधारी वर्ग का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू डॉट नेटवर्क पहल निम्नलिखित में से किन देशों के नेतृत्व वाली एक पहल है? तो ये पहल है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जो ब्लू डॉट नेटवर्क की घोषणा की गई थी 4 नवंबर 2019 में थाईलैंड के बैंकॉक में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में इसकी घोषणा की गई थी। इसका नेतृत्व जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी करेगा। यह वैश्विक अवसंरचना विकास हेतु उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए एक बहुहितधारक पहल है। ठीक है, ब्लू डॉट ये इसकी पहल है जिसमें क्या होगा कि उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए और सरकारें, जो भी सरकारें हैं, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए बहुहितधारक पहल है। ठीक है, इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ ही साथ यह विश्व स्तर पर सड़क, बंदरगाह एवं पुलों के लिए मान्यता प्राप्त मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली के रूप में भी काम करेगी। तो ये हो गई बात ब्लू डॉट नेटवर्क पहल की। ओके, सो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं आज के टिप की कि आज की टिप क्या है। इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की टिप है कि नोट्स के बारे में। हम जब भी पढ़ें तो हम नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, नोट से क्या होता है कि हमारा जो हमने पढ़ा है उसको हम समराइज फॉर्म में याद रख सकते हैं। हमने जितना पूरा चैप्टर पढ़ा है तो हम पूरा चैप्टर तो याद नहीं रख सकते। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप जब कुछ पढ़ते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं लाइंस को अलग अलग कलर हाइलाइटर से, जिससे पढ़ने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें जल्दी याद भी रहती हैं। ठीक है, और भी अच्छा अगर आपको इंटरेक्टिव बनाना है कि हम कैसे और अच्छे से याद रख सकते हैं, तो आप स्टिकी नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, उसको आप कहीं भी पेस्ट कर लीजिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पेस्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जैसे आप कभी भी पढ़ के उठे या ऐसे ही कुछ भी आप घूम रहे हैं रूम में या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके चलते चलते एक आपकी नज़र पड़ती रहती है कि हाँ ये पॉइंट है, तो वो याद रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है स्टिकी नोट्स का कि आप उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए। आप अपने बुक में भी उसको लगा सकते हैं और कहीं पे और भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आप लास्ट टाइम उसको रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि पूरी बुक को रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं होता है, हम नोट्स ही रिवाइज़ कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।